नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरा होने की बात और इस 4 साल पूरा होने के बाद योगी सरकार ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया उस रिपोर्ट कार्ड की बात। हम बात करेंगे जिस तरह से सरकार ने 4.5 साल को एक उत्सव की तरह से मनाने का जो प्रयास किया। क्या ये प्रयास एक तरह से चुनाव के लिहाज से इसको हम पहली तैयारी, पहला चुनाव का पहला कार्यक्रम मान सकते हैं? हम बात करेंगे इस पूरे जो कार्यक्रम किया गया, जो 4.5 साल का जो उत्सव मनाया गया, जो समारोह मनाया गया मुख्यमंत्री ने लखनऊ में और 27 मंत्रियों ने राज्य के अलग अलग प्रमुख जिला मुख्यालयों और मंडल मुख्यालयों में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां बताई, वो उपलब्धियां क्या वाकई में जैसा बताया गया है वैसा ही इस राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं या उन उपलब्धियों के कुछ और मायने भी हैं? उन उपलब्धियों के पीछे आंकड़ों का कमाल है या जमीनी हकीकत है? हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार का जो पूरा उत्तर प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर तमाम जो व्यवसाय और उद्योग से जुड़े तमाम जो पैरामीटर हैं उनमें अपने को सर्वश्रेष्ठ बताने का जो काम किया गया है उसकी हकीकत क्या है और राज्य सरकार के जो कामकाज हैं उन कामकाजों से उत्तर प्रदेश में आम आदमी की आर्थिक हालत पर और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर उसका किस तरह का असर पड़ा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला और लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर M.K. अग्रवाल। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले ब्रजेश जी आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरह से ये समारोह मनाया है राज्य सरकार ने 4.5 साल पूरा होने का, अमूमन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये 4.5 साल और क्या इसके बाद 4.25 साल का भी कार्यक्रम होगा, कुछ इस तरह की जो राज्य सरकार ने एक नई शुरुआत की है। आप किस रूप में इसको देखते हैं? क्या ये एक तरह से चुनावी मोड में उतरने की राज्य सरकार की पहली बड़ी कोशिश है? गोविंद जी, हर साल और हर 6 महीने में इस तरह के समारोह होते हैं, उपलब्धियों के समारोह होते हैं, लेकिन ये फाइनल था क्योंकि इसके बाद चुनाव में जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये सरकार को ब्यौरा पेश करना था कि उन्होंने क्या किया है। सरकारें हमेशा यही ब्यौरा पेश करती कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं हो पाया ये हमेशा दफन रहता है, इसका कोई जिक्र नहीं करता है। आप उसको पूरा विश्लेषण करेंगे, जमीन में देखेंगे जाके, लेकिन जो ब्यौरा पेश करती है तो उसका जमीन में देखना भी एक अलग चीज है। यदि आप इसको जमीन में जाके देखेंगे तो आपको कुछ चीजें लगेंगी कि तमाम चीजें सरकार ने की हैं और कुछ समस्याएं भी हैं। आज मैंने एक लेख लिखा, मेरा छपा भी है, वास्तव में तमाम उपलब्धियां भी हैं और तमाम किंतु परंतु भी हैं। वो किंतु परंतु क्या है, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। उपलब्धियां जो हैं, उपलब्धियों में यहाँ बैठकर ऐसा लगता है कि साहब कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ सकते हैं, कोरोना पे सवाल उठ सकते हैं, किसान आंदोलन पे सवाल उठ सकते हैं, लेकिन यदि आप जमीन पे जाएंगे तो किसान आंदोलन का मुझे कहीं भी विशेष असर नहीं दिखता है। कुछ राज्य, कुछ जिलों में दिखता है इसका असर। कोरोना का असर बहुत तीखा था। अब उसके अवशेष जरूर हैं, कुछ जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी पीड़ा भी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन उपलब्धियों में जो ये लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, लोगों को तमाम मुफ्त चीजें मिल रही हैं, वो इनकी उपलब्धियों में है। दूसरी बात, कानून व्यवस्था, यदि हम आम लोगों से बात करेंगे, गांव में लोगों से बात करेंगे तो कानून व्यवस्था इनका प्रबल पक्ष है। अब उसका कारण क्या है, इस पे विश्लेषण हो सकता है, लेकिन लोगों को लगता है कि साहब बड़ों को अब एक छवि चली जाती है, एक संदेश चला जाता है कि साहब क्या अब बड़ों को पीट के ठीक कर दिया। ये बड़ा लोगों को संतोष देता है। अब उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है एक अलग चीज है, लेकिन लोगों को ठीक कर दिया,
बड़े बड़े मकान ढा दिए गए, बड़े जिन लोगों ने कब्जा किया है, बड़े बड़े लोगों को लाइन में ला दिया, ये इनकी उपलब्धियों में है। लेकिन 3 चीजें बहुत प्रमुख मुद्दा है गांव में, जिसकी भी लोग चर्चा करना, इनके समर्थक और इनके विरोधी। एक पहला मुद्दा ये है कि जो जो ये कोरोना के बाद जो त्रासदी आई, उसका तो मुद्दा है ही, उसको जो लोग पीड़ित हैं उसका मुद्दा है। लेकिन आवारा पशु वो कहीं बड़ा मुद्दा है। आप किसी भी गली में चले जाइए, कहीं बैठ जाइए, लोग उसकी चर्चा जरूर आपको करते मिलेंगे, और लोग उसको लेकर काफी परेशान भी हैं और उसकी चर्चा करते हैं। कहते साहब सरकार की करना चाहिए, विधायक सुनते नहीं है, सांसद सुनते नहीं है, जो गौशालाएं उनको उचित सहायता नहीं जाती है। और मैं आपको बताऊं कि तमाम जगह इसलिए चारे का पैसा नहीं गया क्योंकि इसमें भी कमीशन लोग चाहते थे, गाय के चारे में भी कमीशन, ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज महंगाई को लेकर के अब सिलेंडर जो सरकार ने बांटे थे उसमें बड़ी संख्या में सिलेंडर जो है घरों में इसलिए रखे हैं क्योंकि भरवाने के लिए लोग सोचते हैं, उसके नाप तोल करते हैं ना, कितना पैसा लकड़ी में खर्च होगा, कितना उसमें खर्च होगा, तो बहुत लोग कंडा लकड़ी में उतर आए हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा इसमें जा रहा है और ये ठीक नहीं। नंबर तीसरा, बिजली के बिल अधिकारियों ने मनमाने ढंग से भेज दिए हैं। अब सरकार ने एक कोशिश की है, उन्होंने कनेक्शन काटे दे रहे थे। मैं गया, ये जो बिजली आप चले जाइए चौटकरा फतेहपुर के बाद, वहां पर तो एक अधिकारी ने सभी के बिजली कनेक्शन काट दिए, न वो सांसद जो सुन रहे थे न विधायक जो सुन रहे थे। तो ये समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंची, यहाँ उसके बाद इस तरह का आदेश जारी हुए। तो ये 3 समस्याएं जो हैं, ये 3 में तमाम सवाल उठ रहे हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर इनके पक्ष में लोग खड़े हैं और इनकी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इन पर किंतु परंतु और उसमें नाराजगी भी प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो बात कही, एक कानून व्यवस्था की बात की, बड़ों को ठोक दिया, बड़ों को ठीक कर दिया। लेकिन अगर हम आम उत्तर प्रदेश के आम नागरिक की बात करें, लखनऊ का ही अगर अखबारों को, हम रोजाना के अखबारों को देखें, जिस तरह से महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार और अत्याचार के मामले हैं, जिस तरह से चोरी डकैती और हत्याओं के मामले हैं, वो पटे रहते हैं अखबार ऐसी खबरों से। तो अगर आम आदमी को राहत नहीं मिल पा रही, अपराध कम नहीं हो पा रहा, बड़े माफियाओं पर आपने ठीक है 1800 करोड़ रुपया की संपत्ति आपने जब्त की, उनको आपने ठीक किया, ये एक पक्ष है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, उत्तर प्रदेश में शायद ये योगी सरकार ही ऐसी पहली सरकार है जिसके कार्यकाल में पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले कायम हुए हैं, सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स हुई हैं, सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी बर्खास्त हुए या जेलों में गए अपराध करने के कारण। तो पुलिस के चरित्र को बदल पाने में ये सरकार भी दिखता है कहीं कामयाब नहीं रही है। शरद जी, एक दूसरा पक्ष भी है, जैसे सरकार ने जो बातें कही उसमें बड़ी बड़ी बातें, अपनी उपलब्धियों की जो बातें हैं, उनमें से ज्यादातर जो बातें हैं वो ऐसी नीतियां हैं जो केंद्र सरकार की नीतियां। आपने किसानों को अगर उनको उनके ऋण माफ किए, वो केंद्र सरकार की नीति थी। 36,000 करोड़ आपने कहा, 37,000 करोड़ उसमें दिया। 36,000 करोड़ आपने कहा कि हमने लोगों को, किसानों को जो हर महीने एक राशि दी जाती है, उस राशि के तहत हमने वो रकम दी, वो भी केंद्र सरकार की योजना थी। घरों वाली योजना केंद्र सरकार की योजना है, बिजली की योजना केंद्र सरकार की योजना है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये 4.5 साल का कार्यकाल है, इसमें आपको कोई मौलिक उपलब्धि भी दिखती है? मुझे तो पहले तो सबसे पहली बात ये कि जब ये प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात आई तो हमने तो प्रोग्रेस रिपोर्ट यही सीखा था कि प्रोग्रेस रिपोर्ट कोई और देता है आपको, आप स्वयं को प्रोग्रेस रिपोर्ट दें तो जाहिर है कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा, राम राज्य आ गया उसके हिसाब से। तो और ये जो है ये सरकारों में आदत बनी हुई है आपकी, अपनी पीठ खुद थपथपाना और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। हर मुख्यमंत्री यही करता है। और अगर इस पे यकीन कर लें तो हर सरकार में ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, ऑल इज वेल, और कोई कमी है ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इस तरह से करते हैं। आजकल के ज़माने में
जब इतना इंफॉर्मेशन का फ्लो, फ्री फ्लो है, और कितना भी दबा ले, कितना भी डरा ले, तब भी लोगों के पास असलियत मालूम रहती है आम आदमी को। तो उसमें इस तरीके का वो फैलाना, तो ऐसा लगता है ना कई बार कितनी झूठ को जो है, झूठ पे आधारित होती है बहुत सी सूचना, और वो इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट कर दी जाती है उस झूठ की कि देखने वाला सोचने लगता है कि पता नहीं हमारा जजमेंट सही है या ये सही है। तो वो हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि आज ये तो खैर अभी वो ये हुआ है, इतना पब्लिसिटी पे इतना ज्यादा जोर होता है, हजारों करोड़ रुपया पब्लिसिटी पे खर्च किया गया। अभी सप्लीमेंट्री बजट में 500 करोड़ रुपया सूचना विभाग को दिया गया, जो कि पब्लिसिटी का, चीफ मिनिस्टर की पब्लिसिटी का था। तो अब आप सोचिए, वही अगर हॉस्पिटल को जरूरत हो तो शायद नहीं मिलेगा, पुलिस का थाना ठीक करने के लिए जरूरत हो तो नहीं मिलेगा, राशन की दुकानों में सुचारू रूप से राशन मिल जाए उसके लिए नहीं होगा। तो ये जो, और जो ब्रिटिश ने जो कई किंतु परंतु वाली जो बातें बताई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें देख रहे कि आप जो है ये ठोक दो वाली पॉलिसी से आपने जो वो चलाया, बहुत अच्छा है, गुंडों क्रिमिनल्स को मारिए, कोई नहीं कुछ करे कहेगा। लेकिन अगर वो वाकई में उस तरीके के कुछ तो नोन है, नोटोरियस हैं, उनके नाम से डर लगता था लोगों को, उनको ठीक किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन जिस तरीके के एनकाउंटर्स भी किए गए, आपको बता रहा हूँ मैं, जो अंदर ही के लोगों ने जो बताया कि उसमें जो लगभग 100 लोग, 90-100 लोग मारे गए थे, एनकाउंटर से 4-5 हज़ार हुए किए गए थे, उसमें बताते हैं कि अधिक से अधिक 30-35 जो थे वो हार्डन क्रिमिनल्स थे, और बाकी लोग छुटभइये थे, जिनको पुलिस वाले तो आप जानते हैं जिस किस तरह से काम करते हैं, कोई भी सरकार हो, उनका काम है संरक्षण देना क्रिमिनल को, बगैर पुलिस के संरक्षण के कोई क्रिमिनल पनप नहीं। बिल्कुल। और वो उन्होंने जगह जगह क्रिमिनल्स को बोल दिया कि तुम थोड़े दिन छुट्टी पे चले जाओ, निकल लो मतलब यहाँ, और पकड़ करके ले आए छुटभइयों को। कई केसेस ऐसे हुए जहां ला करके रख लिया और फिर उनके ऊपर इनाम निकाला कि साहब, और मार दिया, और बोला साहब वाह देखिए क्या इतने 50,000 का 25,000 का इनामी क्रिमिनल, 10,000 का इनामी, इस तरह की केसी अंदर के लोगों ने बताई ये बात मुझे। तो इससे आप वाहवाही प्रेस नोट तो जारी कर सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में और यही नतीजा है। वो जो आपने कहा कि किस तरह अर्थसुरक्षा है, कितनी अर्थसुरक्षा है आज की डेट में, आज ही खबर आई है, आप बात कर रहे हैं कि बहुत सुशासन है और सुशासन है और बहुत बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, इलाहाबाद कह दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मेरे मुंह से वही निकला है। लेकिन वहां पे आज जो नरेंद्र गिरी जी हैं, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनका शव मिला है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। अब कोई कह रहा है सुसाइड है, कोई कह रहा है मर्डर है, वो क्या है, अगर वो जो कि बड़े प्रोटेक्शन में रहते हैं और पूरे अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष हैं, उनके साथ रेप्स आप देख रहे हैं रोज जहां हो रहे हैं, बजाय उनके खिलाफ। और आप जो बड़े बड़े जो सबसे बड़े जो जिस तरह के रेप केसेस हुए हैं, उन सब में देखा गया है कि कहीं ना कहीं पुलिस की और सरकार का संरक्षण प्राप्त रहा है उन लोगों को जो अक्यूज थे, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो नाव का मामला हो, जो बहुत बड़े मामले थे। आपने वहां पे भी देखा जब ये सोनभद्र में लोग, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की चीजों में जब तक, और पुलिस के खिलाफ जो सरकारी अफसरों और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई है ना, वो आपको मैं बता दूं, अधिकतर ऐसे केस ना, आपने कोई भी एक बड़ा केस देखा, आप सबको मालूम है किस तरह से IAS और IPS ऑफिसर के पास इतनी नाजायज दौलत है, और कुछ नहीं तो 70% अफसर इस तरीके के होंगे, कितनों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और जिस तरह से जो कार्रवाइयां हुई भी है पुलिस, चाहे वो IPS अधिकारियों के खिलाफ हो या जो निचले स्तर के अधिकारी और पुलिसकर्मी हैं, ज्यादातर अदालतों के हस्तक्षेप की वजह से हुए हैं। ये भी बिल्कुल साफ है, अदालतों ने निर्देश दिया तब कार्रवाइयां हुई। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन प्रोफेसर अग्रवाल, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये भी दावा किया है कि हमने उत्तर प्रदेश को उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत मजबूती हमने दी है, और अब हम देश के जो सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मजबूत राज्य हैं उनमें हमको गिना जाने लगा है।
और तमाम तरह के आंकड़े राज्य सरकार ने अपनी उपलब्धियों के दिए। अभी ब्रजेश जी ने एक बात का जिक्र किया कि वो आवारा पशुओं की समस्या को लेकर कल ही एक आंकड़ा निर्यात का आंकड़ा आया है उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश के निर्यात का 71% जो हिस्सा है वो बीफ ये जो भैंस का जो मटन है उसके निर्यात का हिस्सा है 71% उत्तर प्रदेश के कुल निर्यात का। यानी कि पहले हमारा बासमती बाहर जाता था, हमारी और बहुत सारी चीजें जाती थी, उनकी संख्या और उनकी मात्रा कम हो गई, और जो भैंस का जो मांस है वो हमारे प्रमुख जो निर्यात के सामान है उनमें शुमार हो गया, और वो भी योगी सरकार जैसे राज्य में जो कि जो अपने को एक तरह से पशुधन के लिए समर्पित सरकार मानती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगी सरकार के आने के बाद किस तरह का बदलाव आया है, क्या सकारात्मक संकेत हैं, कहाँ चिंता हमें दिखती है, आपका क्या इसके बारे में आकलन है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान रही, और ये अनफॉर्चुनेट रहा है कि उत्तर प्रदेश की उस पहचान से बाहर लोगों ने काम किया, और एक जिसको कह सकते हैं कि एक निगेटिव इमेज हमेशा हम लेकर के चले उत्तर प्रदेश की। पहले तो मैं ये करेक्ट कर दूं और कि उत्तर प्रदेश उतना कमजोर राज्य कभी नहीं रहा, हम उसको मानते रहे, बनाते रहे। मैं केवल एक लाइन में इस चीज को सम अप करूंगा, फिर आपके सवाल के जवाब में आऊंगा। 1952, 53, 53, 54, 54, 55 में प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से ऊपर हुआ करता था। हमने कृषि उत्पादन बढ़ाकर ग्रीन रिवॉल्यूशन में आज भी हम कहते हैं वी आर ग्रेनरी ऑफ द नेशन। लेकिन प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्यों? आज मैं अभी दोनों आपके बड़े टीम पैनलिस्ट को सुन रहा था, दोनों ने एक बड़ी खूबसूरती के साथ आर्थिक विषय को किनारे किया, और मुख्य मुद्दा जो रहा वो मेरे ख्याल से एक फ्रिंज एलिमेंट की तरफ ले गए। मैं आपको लाता हूं कोर पर। आपके लिए छोड़ दिया था, वो आपके लिए छोड़ दिया था। एक बात लेके आता हूं गोविंद जी। आपने कहा कि जो किसानों की ऋण माफी हुई है वो केंद्र सरकार की योजना नहीं है, ऐसा नहीं है। 36,000 करोड़ रुपए का जो ऋण माफी हुआ, मैं कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का पिछले 25 साल से। वो पूरा का पूरा अपने ही राजस्व से रहा है, अपने स्रोत से रहा है, और उसमें इस प्रकार की बड़ी खूबसूरती के साथ काम किया गया है कि दैट शुड बी मॉडल फॉर अदर स्टेट्स टू फॉलो। देखिए, उत्तर प्रदेश को हल्के मत लीजिए, आज नहीं। एक तथ्य जरूर मैं यहां पर थोड़ा करेक्ट कर दूं मुख्यमंत्री जी की, कि रेवेन्यू सरप्लस हमारा स्टेट आज से नहीं है, ये पिछले 15 वर्ष से पहली चीज। और मैं देखता हूं कि किसी भी चैनल ने, किसी भी मीडिया ने इस चीज को कैप्चर नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो छोड़ दीजिए, मीडिया ने भी पढ़ना बंद कर दिया है चीजों को। मेरा थोड़ा सा उस पर एक आपत्ति रहती है हमेशा। जी। अब आता हूं, आपने कहा कि यहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया, बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों ना लें। और इसमें एक जबरदस्त इकोनॉमिक गवर्नेंस रिफॉर्म आया है, जो 15वां वित्त आयोग आया, जिसने 42% डिवॉल्यूशन कर दिया, तो केंद्र की हिस्सेदारी कम होकर राज्य की हिस्सेदारी बढ़ गई है। यदि उज्ज्वला का लाभ मिला है, उज्ज्वला पर स्टडी करनी चाहिए लोगों को। एक ऐसा मॉडल है, इंटरनेशनल मॉडल है, हम लोग इसको गैस सिलेंडर तक सीमित कर दे रहे हैं। आप इसकी स्टडी कराइए, मैं तो चूंकि इस फील्ड में लगा ही रहता हूं, आप देखेंगे कि गांव में जो आप लोग मीडिया वाले इस बरसात के 3 महीनों में हैजा का जो लगातार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भरा रहता था, इसके बाद से कम हुआ, इन हाउस टॉयलेट की वजह से कम। तो मेरा कहने का मतलब, इसको आइसोलेशन में न देखा जाए और इस सरकार तक इस उपलब्धि को सीमित ना कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि ये जो डिबेट कल से शुरू हो रही है, इस डिबेट को बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज के रूप में दीजिए कि आप इसके ऊपर, जैसे होता है ना ताश के पत्ते में कि नहले के ऊपर दहला कौन लाता है, लेट अस इनिशिएट। आज आपके माध्यम से मैं एक आह्वान करता हूं, मैं जिसका हमेशा से हो रहा हूं, कि क्यों ना हम कहें नहले के ऊपर दहला कौन लाता है। खाली बातें नहीं, आप क्या लेकर के आते हैं। एक चीज और गौर करिए कि इस पूरे सिस्टम में फ्री होल्ड का या मुफ्त की बात कहीं नहीं रही। आप जरा गौर करिएगा। सिलेंडर पर आपत्ति आई शुक्ला जी की,
मुझे भी पता है कि लोगों को सब्सिडी 2-2 साल की नहीं मिली। मैंने भी आपत्ति अपने कहीं पर दर्ज कराई है कि यदि वो आता है तो ये जो है इसका सक्सेस रेट और बढ़ जाता है। सब्सिडी बहुत कम भी हो गई है डॉक्टर अग्रवाल साहब, सब्सिडी का जी। अमाउंट बहुत रिड्यूस हो गया है, 25-30 रुपए सब्सिडी है आज की डेट में, जो कभी 150 रुपए थी। वो थोड़ा सा और आएगा अभी, क्योंकि जो ये जा रहा है दोनों में बहुत अंतर आएगा, अभी 25-30 नहीं ज्यादा आएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जितने प्रोग्राम, बजट का साइज उठा करके देख लीजिए, बजट का साइज लेस देन 3 लाख करोड़ से बढ़ा करके लगभग 6 लाख करोड़ आ चुका है। और सबसे बड़ी चीज ये रही उत्तर प्रदेश की, मैं कहूंगा, और उत्तर प्रदेश के मामले में मैं सारे जो है मीडिया पैनलिस्ट से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के वित्तीय इतिहास को आप राष्ट्र के सामने रखें। इससे अच्छा वित्तीय इतिहास उत्तर प्रदेश का जितना उम्दा रहा है, किसी अन्य राज्य का, ना महाराष्ट्र का रहा, ना पंजाब का, उसका भरपूर लाभ योगी सरकार ने उठाया। आज अगर वो शोकेसिंग कर रहे हैं तो लोगों को समझना चाहिए, जिन्होंने पहले किया उनको भी नहीं पता मैंने क्या किया है। मुझे इस बात पर आपत्ति है, उनको स्टडी करनी चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि जो पैनलिस्ट उनकी तरफ से भी आते हैं वो बता ही नहीं पाते अपनी बात को। यानी कि हमारे यहाँ डिबेट, हेल्दी डिबेट इकोनॉमिक इश्यूज पर होता ही नहीं, ले देकर के वही थाने की बात, वही गैंगस्टर की बात, वहीं तक हम अपनी बात को, आज इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं बचा है। जिस तरह से हार्डकोर बातें चली हैं उसको नहीं सुन रहे हैं। आप ये देखिए कि 3 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टर समिट का फायदा मिला, किसको मिला? आज सोलर से पूरा उत्तर प्रदेश पट चुका है। जिस तेजी के साथ अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ हम बढ़े हैं और जिस तेजी के साथ इलेक्ट्रिसिटी, आप किसी से पूछ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल और उसमें 1.5 GB 2 GB डेटा, इसने पूरा क्रांति ला दी है, पूरे भारत में लाया है। और उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो इस मौके को नहीं जाने देगी। तो मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे यह कहना है कि बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज अपना कब इस पर डिबेट स्टार्ट करती हैं। हमें तो उत्तर प्रदेश का विकास, देखिए उत्तर प्रदेश की जो बाकी दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने तो एक तरह से अपना एजेंडा कल सरकार के जश्न के साथ ही अपना एजेंडा रिलीज कर दिया। अखिलेश यादव ने अपने जो उनके सोशल मीडिया पे जो मैसेजेज आए हैं उसमें उन्होंने सरकार से कहा है कि सरकार की योजनाएं ठग हैं, सरकार का विकास ठग है, सरकार की जो सबका साथ कर देने की बात है वो सब ठग है, यानी कि सरकार ठगी का काम कर रही है। कुछ ऐसा ही प्रियंका गांधी ने भी उनका जो मैसेज है सोशल मीडिया में, उसमें सरकार के हर काम को झूठ बताया गया है और सरकार को झूठ की सरकार साबित किया गया। जो आपने एक सवाल उठाया था कि दूसरी सरकारों को ये एजेंडा होना चाहिए कि दूसरी सरकारें ये बताएं कि अगर वो आती हैं, दूसरी पार्टियां बताएं कि अगर वो सरकार में आती हैं तो वो क्या करेंगी। उत्तर प्रदेश में ये एक वाकई में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका ज़्यादातर ध्यान सरकार में आने के बाद वो कितना कमाएंगी और कैसे कमाएंगी इस पर होता है। उत्तर प्रदेश को कितना आगे ले जाएंगे इस पर शायद होता नहीं है, तो इसलिए इस तरह का एजेंडा यहाँ पर कहीं तय भी नहीं हो पाता है। ब्रजेश जी, आपने गाँवों की बात करी थी। गाँव में आपने जिन 2-3 मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाया था, उसमें जो ये आवारा पशुओं वाला सवाल है, ये जब योगी सरकार सत्ता में आई थी तब भी एक बड़ा सवाल था और उसके बाद लगातार कम से कम समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर लगातार उठाती रही है। तमाम उनके जो जिला स्तर पर उनके कार्यकर्ता हैं वो इस मुद्दे को उठाते रहे। आपको इसके लिए क्या लगता है, कैसे सरकार इस मुद्दे का समाधान कर सकती है और क्या ये चुनाव से पहले इस मुद्दे का कोई समाधान हो सकता है? देखिए, इस मुद्दे का समाधान तभी हो सकता है जब गौशालाएं जो खोली गई थी उसका पूरा उपयोग किया जाए, कमीशन बंद हो और जो गायें जाएं उनको उसी हिसाब से चारा दिया जाए, उसी हिसाब से उनकी पैसा दिया जाए। होता क्या है कि जब अधिकारी पैसा नहीं देते हैं तो वो जो गौशालाएं हैं उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं रात को, और लोग नहीं देख सकते कि गाय भूखों मर रही तो खोल देते हैं, चली जाती हैं। तो इसका निदान एक है कि अधिकारियों पर सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये चारे में भी कमीशन मांगने लगते हैं जाके। अब उस 35 रुपया मिला, उसमें कहाँ से कोई पैसा दे देगा, वही कम है तो कैसे कोई दे सकता है। सबसे बड़ी समस्या तो इसका तो निदान यही है कि सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। सारे विधायक इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री से कर रहे हैं और ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। लेकिन
आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग एक विशेष रूप से बिजली की समस्या तो हल करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सिलेंडर का जो समस्या है वो बड़ी समस्या है। लोगों को लगता है कि बेकार रखा हुआ है, और उसको देखते तो और उनको मन में कोफ्त होता है कि साथ ये रखा हुआ है और मेरे यहाँ ये है। तो ये मुद्दे गंभीर मुद्दे, इसको देखो, मैं चुनावी जमीनी मुद्दे बता रहा हूँ आपको, जी, जो जमीन में मैं देख रहा हूँ, जो दौरा करने के बाद देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ। जहां तक कानून व्यवस्था, मैं फिर कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था इस सरकार के लिए वरदान बनने जा रही है। मैं गांव की बात कर रहा हूँ। लोगों को लगता है, अब उसके कारण आप ढूंढिए जाके, मैं खुद ढूंढता हूँ। ये लोगों को लगता है कि साहब उनकी बहू बेटी जो है चली जाती है, उसको ज्यादा छेड़छाड़ करने वाले जो छोटे भैये थे, हुआ क्या है, हर थाने में लाठियां चली हैं, मुठभेड़े हुई हैं, तो लोग भी सब अपने को समेट लिए हैं। तो इसका असर लोगों को दिखता है। ये हम यहाँ बैठ के सोच सकते हैं कि ये नकारात्मक मुद्दा है सरकार के लिए, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, कोई बड़ी घटना नहीं होती है तो सरकार के लिए बहुत सकारात्मक मुद्दा है। जो 3 मुद्दे मैंने गिनाए, 3 मुद्दे ही मुझे हर जगह मिले, हर जगह 3 मुद्दे मिले। अन्य मुद्दे की चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं कि साहब अनाज मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊं, मुझे गांव में जाने का मौका मिला कि हुआ क्या है, जो अनाज था, जो मिड डे मील वाला, वो लोगों के घर तक गया है। उसके बाद जो बनाने वाला पैसा है वो भी खातों में डाल दिया गया है। और अब एक नई चीज है कि जो ड्रेस है और जो जूते हैं उसका भी पैसा उनके खाते में डाला जा रहा है। हाँ, लेकिन वो राशि बहुत कम है, और जितना उसमें जितना पैसा आएगा उससे व्यवस्था होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो बात आपने, जो मुद्दा उठाया है आपने, वो निश्चित तौर पर वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जो सीधे लोगों के खातों में जो पैसा जा रहा है वो निश्चित तौर पर इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो निश्चित तौर पर लोगों को इससे फायदा है। शरद जी, उत्तर प्रदेश की जो कुल अर्थव्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इस सरकार का जो दावा है, उस दावे की हकीकत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इंडस्ट्रियल यूनिट्स करने का सवाल है, खासतौर से एमएसएमईज, ये सही है जो डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि काफी लगी हैं, लेकिन ये 3 लाख करोड़ की फिगर कहाँ से आई है, मुझे ये ऑफिशियल क्लेम है या अग्रवाल साहब ने ग्राउंड पे कितनी है ये 3 लाख करोड़, जरा फार फेच लगती है। और क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंपोनेंट है? देखिए, पूरा डिफेंस कॉरिडोर असली इन्वेस्टमेंट आया, इंक्लूडेड जितना सेंस वो है, क्या वो ठीक, वो यही कह रहे हैं। और जो लेकिन छोटी यूनिट्स काफी लगी हैं। मुझे जो बताया गया है, जो सरकारी आंकड़े तो 5 लाख यूनिट्स कहते हैं। अब 5 लाख लगती है क्योंकि यहाँ तो लाखों से कम में कोई बात ही नहीं करता है सरकारें जो है अपने आप। तो फिर भी अगर डिस्ट्रिक्ट फंड प्रोडक्ट, उसमें भी प्रोत्साहन मिला है। हालांकि प्रोडक्ट्स वही हैं जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, लेकिन उसको जो इस तरीके का प्रोत्साहन दिया, उसको मार्केटिंग सपोर्ट भी दिलाया है, तो उससे जो है मुझे लगता है वो बेनिफिशियल होगा प्रदेश के लिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो है, अच्छा, इसमें जो है ये जरूर जो बाकी जो यहाँ तक मोबाइल फोन्स का सवाल है, वो सारे दिल्ली के पास आए, नोएडा की वजह से। और नोएडा के हमारे यहाँ प्रॉब्लम, अब ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि जिलों में छोटे छोटे डेवलपमेंट हुआ है, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट दिल्ली के पास ही आता है, चाहे कोई भी सरकार। और वो उसमें इनको मोबाइल फोन में बहुत बड़ा एक हब बन गया है नोएडा, इसमें कोई शक नहीं, अच्छी बात। बिल्कुल, जो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी है। बिल्कुल, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना है, मुझे लगता है कि वो योजना उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना है। एक चीज में लेकिन प्रोफेसर ने कहा, एक मिनट उसमें पूछ लूं, डॉक्टर अग्रवाल से ही पूछना चाहता हूँ
जो उन्होंने सोलर वाली बात कही, तो शायद इनको तो मालूम होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने जो मीटरिंग होती थी, कि जो प्रपोजल था उस सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके जरिए से जो जितना आप जो सोलर से जनरेट करेंगे वो ग्रिड में डाल देंगे और उसका जो रिटर्न जो बिलिंग होगी वो आपके उसमें से कट जाएगा, उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो उससे बहुत नुकसान हुआ है, सोलर का डेवलपमेंट जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ है प्रदेश में। अग्रवाल साहब, इस सवाल का भी जवाब चाहते हैं संक्षेप में आपसे, और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली योजना है उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जहां तक सोलर पर आपने बताया कि इस पर रोक लगी, उसका थोड़ा सा मिसयूज भी लोगों ने शुरू किया था। एक वो था, और पर्पस ये था कि डोमेस्टिक सेक्टर के लिए ये है जो नहीं, रोक नहीं लगी डॉक्टर साहब, वो शुरू से किया ही नहीं गया, अलाउ ही नहीं किया, यूपी गवर्नमेंट ने हमेशा अपोज किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम थी। और जहां तक इसकी बात है कि ऑफ ग्रिड वाले हैं, ये आपने बात कही, ऑन ग्रिड वाली बात कही, ऑफ ग्रिड वाले में ये चीज लागू नहीं होती है। मेजर लेवल पे अगर छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वो तो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स, ऑफ ग्रिड के बहुत बड़े भी हैं। जैसे हमने देखा है कि कई कॉलेज का इंस्पेक्शन किया है तो पूरा का पूरा कॉलेज इंटीरियर में वो केवल सोलर पर चला रहे हैं, बैटरी सिस्टम लिख करके। हाँ, जहां पर, क्योंकि शुरू में स्थिति यही थी, बाद में क्या हुआ कि इस पर हम लोग आ गए। उसके बावजूद भी उपभोक्ता विनर है आज के दिन। मैं खुद विनर हूं, दूसरे छोड़िए, कितने लोगों को सजेस्ट किया दिस इज द बेस्ट वाई एंड दिस इज द ग्रीन एनर्जी। तो एक चीज है, थोड़ी बहुत चीजें देखिए, वो सिस्टमेटिक रिफॉर्म होगा। दूसरी बात जहां तक आपने कही गोविंद जी की ओडीओपी को जितना तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि एक इंस्टीट्यूशनल रिजिडिटी होती है इनिशियल स्टेज में, इंटरप्रेन्योरियल लेवल पर, छोटे स्तर पर भी, और जब इसको लॉन्च करने का रियल टाइम आया, कोरोना ने उस चीज को रोक लिया। क्योंकि ओडीओपी इस समय जितना भी रहा, तो ओडीओपी हो या कुछ हो, एक स्लो प्रोसेस में। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, आपने जैसे कहा एक मीट का या रेड जो है उसका बात करी आपने, पिंक एक्सपोर्ट की बात करी, बुफेलो की, तो उसकी जहां तक बात आती है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एमएसएमई का हमारा एक्सपोर्ट हमेशा से हाई रहा। मैं यही तो कह रहा हूं, वी हैव मेनी इनबिल्ट स्ट्रेंथ, उसको स्टडी करके आगे प्रमोट करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ दो तीन चीजों पर लोगों ने, जैसे एग्रीकल्चर पर जब भी बात करता हूं, घूम फिर करके एमएसपी आ जाता है, घूम फिर करके बात आ जाती गन्ना, इसके ऊपर कोई जाता ही नहीं है। मैं कहता हूं कि 95% के किसानों को इससे लेना देना ही नहीं है, ना एमएसपी से लेना देना है, ना गन्ने से लेना। अगर उनकी कास्ट कम करने की आज बात आ रही है, वो भी ओडीओपी मानकर चलिए भविष्य का, मैं आपको बता दे रहा हूं जिस प्रकार से कृषि का स्पेशलाइजेशन हो रहा है, आपको पता चलता है टमाटर उस डिस्ट्रिक्ट का मिल रहा है, गोभी उस डिस्ट्रिक्ट का मिल रहा है। आप कृषि में भी देखेंगे कि एक प्रकार का ओडीओपी टाइप की स्कीम स्वतः लागू हो रही है। और जिस प्रकार से आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा था कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाना है, अभी तक क्या था उस ओर ध्यान नहीं दिया। ये भी किसानों को कहीं ना कहीं लाभान्वित कर रहा है। दीर्घकालीन प्रदेश के लिए सरकारें कोई भी हो, एक योजना ऐसी होनी चाहिए जो उसको पोषित करे, उसको आगे ले जाए। आज देखिए, अब वो जमाना नहीं रहा कि हमने कोई फ्रीबीज बांट दिया और फ्रीबीज लेकर सब लट रहे थे। प्रधानी का चुनाव आप देख लीजिए, जितने प्रधान के कैंडिडेट होते हैं, शरद जी और ब्रजेश जी बताएंगे, सबका गिफ्ट ले लेते हैं और वोट उसको देते हैं जो वोट दिखा दे के शाम को पैसा देता। बड़ा खुला किताब है ये। तो आज के कोई वोट नहीं देने वाला है, हर आदमी समझदार, सब सोशल मीडिया से। आपका जो आकलन है वो एक अर्थशास्त्री के तौर पर है, और आप उत्तर प्रदेश का किस तरह से उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास और अधिक हो सकता है, इस पर ध्यान अपना केंद्रित करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो अब विधानसभा का चुनाव आना है, जिसके लिए एक तरह से लड़ाई के मैदान पे तमाम पार्टियां आ गई हैं, बड़ी देखने की बात ये होगी कि क्या राजनीतिक दल भी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए कोई अपना एक ठोस दृष्टिकोण पेश करते हैं, जो उनके चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, जो उनकी चुनावी सभाएं हैं, जो चुनावी कार्यक्रम है, उसमें कोई उत्तर प्रदेश की आर्थिक सूरत को बदलने के बारे में कोई खास एक नजरिया होता है, कोई खास एक दृष्टिकोण होता है, ये देखने की बात होगी। अगर ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति, धर्म और इस तरह के संकीर्ण मुद्दों से उठकर अगर उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास की तरफ जाएगी,
तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के आम आदमी का भला होगा, उत्तर प्रदेश की जो रियाया है उसका भला होगा, उत्तर प्रदेश का भला होगा। इसी विश्वास के साथ हम आज इस आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम आप तीनों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और अपने दर्शकों से आह्वान करते हैं कि वो हमारी जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम पर अपनी टिप्पणी दें, अपनी राय दें, अपने विचार दें और हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो टिप्पणियां हैं वो हमको कार्यक्रम को ज़्यादा बेहतर बनाने का एक तरह से रास्ता बताती हैं। आप सबके विचारों का हमेशा स्वागत है। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।